ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस मुद्दों पर आधारित इस चुनाव की दृष्टि से बातें करेंगी, लेकिन अपनी बौखलाहट, अपनी चिंता, अपने सरकार की अस्थिरता, अपने सरकार के हालात को बार बार लोगों के सामने जाहिर कर रहे हैं और लोग भी अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि ये सरकार सही मायने में अब बहुत ज़्यादा लंबे वक्त की नहीं है और निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में लोकसभा के चुनाव के बाद जहां मतों की जब गणना होगी 4 तारीख को, तो निश्चित रूप से परिणाम इस प्रकार से आएगा। सरकार यहाँ भी भाजपा की होगी, सरकार दिल्ली में भी नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की गठबंधन की सरकार होगी। थैंक यू वेरी मच। कहा कि हमने 2 उम्मीदवार अपने घोषित किए हैं 4 लोकसभा क्षेत्र में से, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है उनकी। भारतीय जनता पार्टी ने 4 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और मुझे उम्मीद है कि चुनाव आने तक जो है वो घोषित कर देंगे बाकी उम्मीदवार जो बचे हैं। बहुत जटिल प्रक्रिया, सघन प्रक्रिया का दौर में से गुजर रहे हैं जो चुनाव के उनके कैंडिडेट की जो सिलेक्शन का प्रोसेस है। कोई चुनाव लड़ना नहीं चाहता है। अब हमारे कुछ एक मित्रों का मैं जिक्र करने नहीं चाहता हूं, वो घर बैठे कभी सोशल मीडिया में कभी मीडिया में अपनी बात कहते हैं। हमने तो इतनी ही बात कही कि मंडी में लोकसभा के चुनाव के लिए पार्टी के अध्यक्ष जो सांसद है वर्तमान में, उन्होंने चुनाव लड़ने से मना किया। उन्होंने कहा कि हालात नहीं है और कहने लगे कि जयराम अपने घर को देखे, हमारे घर में दूरबीन लगा करके ना देखे, हम तो देख ही नहीं रहे हैं। आप खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा करते हैं, उसके बाद मुकर जाते हैं, तो उस पर इसका कोई दोष नहीं है। इससे सारी बातें चुनाव के दौरान आने वाले समय में देखेंगे। एक और बात का भी जिक्र किया उनने कि हिमाचल प्रदेश में आपदा के दौरान भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने मदद नहीं की और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने ही काम किया, बाकी भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया है। मैं उनके सारी चीजों को लेकर के कोई बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं महसूस करता हूं। करोड़ का जो पैकेज की घोषणा की है बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए, अभी तक उसमें से कितना पैसा दिया गया और उसमें स्टेट शेयर कितना है। जो भी पैकेज के अंतर्गत जो है, इन्होंने जो पैसे बांटने के लिए जो फोटो लेकर के सबको, जो प्रभावित परिवार हैं उनमें से कुछ लोगों को बुला करके वहां पर राशि दी है, वो राशि है जो हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार ने 1800 करोड़ रुपए जो है हिमाचल की मदद के लिए दिए उस बाढ़ से प्रभावित परिवारों के लिए। और मैं यहां जिम्मेवारी के साथ ये आरोप लगा रहा हूं, अभी भी हिमाचल प्रदेश में हजारों की संख्या में ऐसे परिवार हैं जहां अभी घर टूटने के बावजूद, घर नहीं रहने के लायक रहा, उसके बावजूद बगीचा बह करके चला गया, पशुशाला चले गई, पशु चले गए, अभी तक पटवारी तक नहीं पहुंचा है रिपोर्ट देने के लिए। हजारों की तादाद में ऐसे लोग हैं जिनके घर रहने के लायक नहीं रहे और रहने के लायक नहीं रहे उसके बावजूद भी उनको अभी तक एक पैसा नहीं मिला है। अगर जिन लोगों को पैसा दिया गया हिमाचल प्रदेश में, वो पैसा है जो केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में इस बाढ़ के दौरान प्रभावित परिवारों के लिए दिया है, वो पैसा है। और उसमें मेरा ये आरोप भी है, उसमें भी चुन चुन करके उन परिवारों को देने की बात की उन्होंने जो एक दल के हैं, सत्तारूढ़ दल के हैं, उन परिवारों को वो पैसा देने की कोशिश की है। ये भी मैं उनके ऊपर आरोप लगाता हूं और इस बात को लेकर के मैं साफ कहता हूं, हमारे पास इस तरह के एक ने अनेकों चीजें जो हमारे पास हमारे ध्यान में आई है।
और अभी लोकसभा के चुनाव हैं और लोकसभा के चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को यह लग रहा है कि राज्यसभा की सीट बहुमत के बावजूद हार गए। हिमाचल प्रदेश में बजट उस सूरत में पास कर पाया जब भारतीय जनता पार्टी के 15 विधायकों को सस्पेंड किया गया। इससे बड़ा कोई उदाहरण हो नहीं सकते हैं बहुमत खोने के। आने वाले लोकसभा के चुनाव में कहीं फिर हार हो गई और लोकसभा के साथ जो उपचुनाव में कहीं हार हो गई तो बहुत मुश्किल होगा। और जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में एक वातावरण बना, एक लहर बनी है, जो कि नारा दिया गया है अब की बार 400 पार। और पिछले कल आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, जो एबीपी का सी वोट सर्वेक्षण जो आया है, सर्वे आया है, उसकी रिपोर्ट आई है। जो 400 पार का अगर नारा दिया है, 400 पार के हम करीब उस सर्वे में दिखे। और उसमें हिमाचल प्रदेश का विशेष तौर से उसमें जिक्र हुआ कि चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत के साथ जीतने वाली है। 63% वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ने की संभावना है। 33% वोट जो है कांग्रेस पार्टी को मिलने की संभावना है। चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होने की प्रबल संभावना है। और स्वाभाविक रूप से इस प्रकार की जब रिपोर्ट्स आती हैं तो कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व है और भी परेशान होता है, विचलित होता है। और उस कारण से आपने लोगों ने पिछले कल सारी परिस्थिति वो देखी है। उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारी सरकार बिल्कुल स्थिर है। हम कहां बोल रहे हैं अस्थिर है? ये बार बार कहने की आवश्यकता क्यों है? आवश्यकता बार बार इसलिए कहने की पड़ रही कि स्थिर नहीं है। और उसके उदाहरण एक कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको यही कहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में जो वर्तमान परिस्थिति बन रही है, वो कह रहे हैं कि आंकड़े बताओ कैसे होगा, कैसे होगा। हम इस बात को लेकर के कुछ आंकड़ों में नहीं जाना चाहते, तो हम तो इतने ही कहते हैं कि राज्यसभा के बारे में भी यही कहा जाता था कि 1 आदमी होगा, 2 आदमी होंगे, 3 आदमी होंगे। हम तो 43 है, 43 हैं। जब राज्यसभा के सिलसिले में भी यही कहा जा रहा था कैसे होगा, जो हो गया आपके सामने है। कांग्रेस के विधायकों ने कांग्रेस से विवश होकर के कांग्रेस पार्टी छोड़ने के मन के साथ बड़ा कदम उठाया उन्होंने। और ये सरकार की कमजोरी है, सरकार की नाकामयाबी है। इस बात को लेकर के मैं बड़ा साफ कहना चाहूंगा। और इसके बाद आगे बढ़कर के एक और चीज करने की कोशिश की है। विधानसभा के चुनाव के दिनों में ओपीएस के इशू को लेकर के बहुत ज्यादा उन्होंने बोला और उस सारी चीज को लेकर के इनके पहली कैबिनेट की बैठक में कहा था उन्होंने, उसमें उस दिशा में बात तो की, लेकिन उसके बावजूद वक्त बहुत ज्यादा लग गया ओपीएस लागू करने की दिशा में। उसका हमने न तब विरोध किया, न आज विरोध कर रहे हैं। अब दहशत पैदा करने की, डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है कर्मचारियों के बीच में कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो बंद कर देंगे। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, अभी तक तो बंद नहीं की है। और दूसरी बात, हम मुख्यमंत्री जी को एक बार फिर से कहना चाहते हैं कि हम उस तरह की बदले की भावना के साथ काम करने वाले लोगों में से नहीं हैं। जिस प्रकार से आपने हिमाचल प्रदेश में 1000 संस्थान चले हुए, खुले हुए संस्थान सेवाएं दे रहे थे वो लोगों को, ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर दराज के इलाके में उन संस्थानों को बंद किया है। मैं सिर्फ इस बारे में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को बदले की भावना के साथ काम करने की मंशा न पहले रखती है, न आज रखती है।
मित्रों, आज की इस पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत है। आज रामनवमी है, आपको रामनवमी की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। पिछले कल कांग्रेस पार्टी की एक पत्रकार वार्ता यहाँ शिमला में आयोजित हुई और उसमें हमने कांग्रेस पार्टी के त्रिदेव पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए सुने। और मैं इस बात को देख रहा था कि उस पत्रकार वार्ता में तीनों की जो परिस्थिति है, सारी बातों को लेकर के एक तरह की जो पिछले कुछ अरसे में घटनाएं घटित हुई है हिमाचल प्रदेश की राजनीति में, उसके कारण सबके सब विचलित दिखे। बार बार इस बात का जिक्र करने की कोशिश हो रही है कि सरकार को अस्थिर करने की कोशिशें हुई। बार बार इस बात का जिक्र करने की बात हो रही थी कि हमारी सरकार चट्टान की तरह मजबूत है। ये सब बातें कहने की आवश्यकता अगर उनको पड़ी है तो उसके पीछे बहुत बड़ा उनके मन में एक डर का भाव है। और वो जो डर है वो ये है कि हिमाचल प्रदेश में जो पिछले दिनों घटनाक्रम राजनीतिक दृष्टि से हुआ है, उसमें कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व ने इस बात को अनुभव किया है कि कोई और उसके लिए दोषी नहीं है। जो केंद्रीय इनका नेतृत्व है, जो कांग्रेस के जो पर्यवेक्षक हिमाचल प्रदेश में भेजे गए थे, उन्होंने रिपोर्ट में बाकायदे जिक्र किया इस बात का, और शायद व्यक्तिगत रूप से भी, कि ये नेतृत्व की असफलता है। यानी कि हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है वो बहुत बड़ा बहुमत होने के बावजूद भी सभी नेताओं का विश्वास जीतने में, सभी नेताओं को साथ चलाने में नाकामयाब रही है। और इसके एक उदाहरण नहीं, अनेकों उदाहरण आप सबके सामने कई बार देखने को मिले हैं। कांग्रेस के वो नेता की जयराम ठाकुर को लोकप्रिय सरकार जो चुनी गई है उसको अस्थिर करने के लिए माफी मांगनी चाहिए। हमने कहा कि भाई हमने अस्थिर करने के लिए क्या किया? हमने तो कुछ नहीं किया। जो कुछ भी किया आपके ही साथ में चलने वाले लोग थे। लेकिन हालात क्यों बने इस प्रकार के? हालात इसलिए बने कि जब लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुने हुए प्रतिनिधियों को जो सम्मान मिलना चाहिए, जो पहचान मिलनी चाहिए, जो स्थान मिलना चाहिए, वो आपने नहीं दिया। चुने हुए प्रतिनिधि दरकिनार करके अपने साथियों और मित्रों के साथ बैठ करके आप सरकार चलाने लगे। जो ना किसी वार्ड के मेंबर हैं, ना किसी चुने हुए व्यवस्था के अंतर्गत लोकतांत्रिक व्यवस्था से आए हुए, लेकिन कैबिनेट दर्जे के साथ सरकार चला रहे हैं। और इस बात को लेकर के उन मित्रों ने इस प्रकार का कदम उठाया है। और इसमें किसी व्यक्ति का, और खासतौर से हमारे ऊपर बार बार ये जो बात कहे जा रही है कि जयराम ठाकुर ने किया, जयराम ठाकुर ने किया, बहुत याद कर रहे हैं आजकल, बहुत प्यार आया आजकल। मैं उनका आभारी भी हूं उस बात के लिए। तीनों नेता यहां पर
प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार कह रहे थे। मैं यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करती है और हिमाचल प्रदेश में जो 6 उपचुनाव जो लोकसभा के चुनाव के साथ घोषित हुए हैं और इसके अतिरिक्त 3 उपचुनाव होने की संभावना से मना नहीं किया जा सकता है। 3 निर्दलीय विधायकों ने त्यागपत्र देकर के विधानसभा अध्यक्ष महोदय जी के पास दे रखे हैं और मामला सुप्रीम कोर्ट ये हाई कोर्ट में है। इस बारे में मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन मुझे इस बात को लेकर के अफसोस जरूर है कि सरकार के दबाव में विधानसभा के अध्यक्ष इस कदर हैं कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सौंपे हुए जो उनके पास त्यागपत्र अभी तक स्वीकार नहीं किए हैं, जबकि रूल्स में जो प्रोविजन है और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी बड़ी क्लियर है, कोई विधायक व्यक्तिगत रूप से विधानसभा अध्यक्ष को अगर त्यागपत्र देते हैं तो उसमें कोई भी क्लैरिफिकेशन, कोई भी वेरिफिकेशन करने की आवश्यकता ही नहीं है, वो तत्काल स्वीकार किए जाने चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी उस बारे में भी कोई निर्णय होगा। अतिरिक्त बहुत बातों का जिक्र हुआ है। नेता प्रतिपक्ष दिन में सपने देख रहे हैं, ऐसा उनकी भाषा का मैं देख रहा था। मैं उसमें ज्यादा कहना नहीं चाह रहा हूं। सपने में आज तक नहीं देखे हमने, नींद में भी नहीं देखे, दिन में तो बात छोड़िए। हम काम पर विश्वास करते हैं और काम में विश्वास करने के बाद जो है हम कर्म करते हैं, फल की इच्छा छोड़ देते हैं। और मुझे मालूम नहीं है मुझसे क्या उम्मीद रखते हैं वो। मैं विपक्ष का नेता हूं और विपक्ष के नेता होने के नाते मेरा ये दायित्व तो है कि सरकार गलत करती है तो मैं उस पर आवाज उठाऊं। यह एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप जो है एक दायित्व का निर्वहन में कर रहा हूं। अगर सरकार ठीक नहीं चल रही है, सरकार आपकी लड़खड़ा रही है, तो उस पर हम तमाशा तो नहीं देख सकते हैं। हम जो कह रहे हैं, हम झूठ बोल रहे होते तो भी समझ में आता है। हमने एक एक बात को तथ्य के साथ आपके सामने रखा है और इसलिए खासतौर से जो जिस प्रकार से वो ये बातें कह रहे हैं, ये बहुत बड़ी एक उनकी बौखलाहट है। उपचुनाव की अधिकांश सीटों पर कांग्रेस अभी तक संकट में, किसको टिकट दिया जाए किसको टिकट ना दिया जाए इसका निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। लोकसभा की 4 सीटों पर 2 सीटों का फैसला हुआ है। 2 सीटों के बारे में केंद्र ने जो उनका पैनल दिया था वो वापस कर दिया। अब वो उनकी पार्टी का विषय है, मैं उसके ज्यादा कुछ कहना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 4 लोकसभा की सीटें भी जीतेगी और 4 लोकसभा सीट जीतने के साथ साथ में उपचुनाव के चाहे 6 चुनाव हो चाहे ये चुनाव 9, हम सब के सब जीतेंगे हिमाचल प्रदेश में। इस बात को मैं कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस का 15 महीने का कार्यकाल इतना निराशाजनक रहा है, इतना निराशाजनक रहा है कि जग हंसाई हो गई उनकी। बहुत बड़ी बड़ी बातें, एक भी योजना हिमाचल प्रदेश की जनहित में आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि लोगों के बीच में जाकर के अगर पूछें तो एक भी योजना का जिक्र नहीं कर सकते। और उल्टे हमारे हिमाचल प्रदेश में हिमकेयर की योजना चली हुई बिल्कुल बंद कर दी है। आईजीएमसी में इलाज होना बंद हो गया, टांडा मेडिकल में
मेडिकल कॉलेज में इलाज होना बंद हो गया। सभी मेडिकल कॉलेज में, हॉस्पिटल में जो पैसा अभी तक जो है लगभग 300 करोड़ रुपए आयुष्मान भारत और हिमकेयर का जो देने को है वो पैसा नहीं दिया है। इससे बड़ा अमानवीय व्यवहार सरकार का हो नहीं सकता। जिन गरीब लोगों के लिए हमने मुफ्त में इलाज करने के लिए योजना बनाई, उस योजना के माध्यम से हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बचाने में हम सफल हुए हैं, उनका इलाज करके उनको स्वस्थ जीवन देने में सफल हुए हैं, उनकी जिंदगी को संकट में डाल, उनके जीवन को संकट में डालने की कोशिश कर रही है वर्तमान सरकार, जो गरीब लोग अपना इलाज करने में असमर्थ हैं। इतना भी दया का भाव कांग्रेस की सरकार को है नहीं। किसी के बारे में ज्यादा कहना नहीं चाहता हूं। कुछ बातों का जिक्र उन्होंने, हमारे मित्रों ने पिछले कल किया है। एक तो यह कहा है कि जो महिला सम्मान निधि है वो हम गारंटी के रूप में उसको पूरा कर चुके हैं। मित्रों, ये बड़ी हैरानी की बात है। कहां मिली, किसको मिली, कब मिली? 1500 रुपए देने की जो बात उन्होंने विधानसभा के चुनाव से पहले कही थी, फॉर्म भरे गए थे, 15 महीने बीत गए, लेकिन उसके बावजूद किसी को मिले नहीं। और अब फिर से फॉर्म भर करके लोकसभा के चुनाव में फिर भी हमारी मातृशक्ति को, हमारी माताओं बहनों को फिर से उनको ठगने की, उनको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। और ऊपर से इस बात का आरोप हमारे सिर पर लगाने की कोशिश हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के जयराम ठाकुर वो जाकर के चुनाव आयोग में शिकायत करने के लिए गए। स्वाभाविक रूप से हमारा यह कहना है, अगर महिला सम्मान निधि अगर आपको देनी थी तो हिमाचल प्रदेश में हाल ही में बजट सत्र था, बजट में उसका प्रावधान होता तो समझ में आता। बजट प्रावधान में एक पैसे का जिक्र नहीं है, इस योजना का ही जिक्र नहीं है। और बजट रखा नहीं गया है। बजट पारित होने के 5 दिन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री कहते हैं क्योंकि लोकसभा का चुनाव आ गया, लोकसभा के चुनाव में हम कैसे जाएंगे लोगों के बीच में, इस बात का डर मन में था। इस कारण से उन्होंने तय किया कि ये करना पड़ेगा। दबाव आया और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के 4-5 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक घोषणा करके धन्यवाद किया आप सबका। जब आप लोग पूछने भी लगे तो उनकी ओर से एक ही शब्द होता है, धन्यवाद। धन्यवाद करके चले गए, जब बजट प्रावधान नहीं है। और हमने चुनाव आयोग में इस बात के लिए कहा कि इंदिरा गांधी जी के फोटो के साथ और उसके साथ साथ में मुख्यमंत्री के फोटो के साथ चुनाव आचार संहिता लागू होने के बावजूद वो फॉर्म भरे जा रहे हैं। क्या गलत किया उसमें? अगर आपको ईमानदारी से अगर महिला सम्मान निधि देनी तो 15 महीने में किसने आपके हाथ बांध के रखे? क्या इस प्रश्न का उत्तर है आपके पास? ये बार बार जिस प्रकार से झूठ बोल करके गुमराह करने की कोशिश की जा रही है और हमारी माताओं बहनों को जलील करने के एक तरह के, मैं कह सकता हूं, ये प्रयास है जो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें सफलता नहीं होगी, मैं बड़ा साफ कह रहा हूं। और इसके बाद और कहा कि अगर 2 महीने का अभी चुनाव के दौरान का अगर नहीं मिला तो हम 3000 रुपए जो है वो जून के महीने में देंगे। यही कहा शायद। क्या ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? इसलिए मुख्यमंत्री कितने विचलित हैं, उन्हें मालूम नहीं पड़ रहा है कि चुनाव आचार संहिता लागू है और इस वक्त हमको कोई घोषणा नहीं करनी है। और इसको भी हम निश्चित रूप से हम विचार करेंगे, इसके बारे में क्या पार्टी का मत बनता है, आगे इस बात को लेकर के बताएंगे। और दूसरी बात,
हमारे पहली बात तो मैं यही कहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में जब राज्यसभा की सीट कांग्रेस बहुत बड़े बहुमत के बाद हार गई तो प्रश्न ये पैदा होता है कि क्या उनको सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार है? नैतिकता ये बोलती है कम से कम व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री को उसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए और नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र दे देना चाहिए था, लेकिन त्यागपत्र नहीं दिया गया। और मैं इस बात को भी बड़ा साफ कह रहा हूं, स्पष्ट कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के अंदर जो अलग अलग जो ग्रुप हैं उनने बड़ा ईमानदारी से प्रयास किया कि मुख्यमंत्री त्यागपत्र दें। जब कांग्रेस पार्टी के केंद्र के नेतृत्व को वो सब लोग अलग अलग मिले हैं, उन्होंने यही कहा है और ये हमारी जानकारी है कि कांग्रेस के जो केंद्र का जो नेतृत्व आया था उन्होंने भी ऊपर इस बात को कहा है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के बहुतायत जिनका नंबर काफी बड़ा एक साइजेबल नंबर है, वो सब लोग चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन किया जाए। अगर नेतृत्व परिवर्तन की अगर बात कही है तो शायद कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को यह लगा कि हालात वर्तमान के इस प्रकार के नहीं है, क्योंकि तुरंत उसके पश्चात लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा के चुनाव को ध्यान में रखते हुए अभी करना उचित नहीं होगा। तो इसलिए उन सभी नेताओं को जो त्यागपत्र मांग रहे थे, जो इर्द गिर्द बैठे हैं, चाहे वो दाएं बैठे थे चाहे वो बाएं बैठे थे, कल की पत्रकार वार्ता में उनको यही कहा गया है कि लोकसभा का चुनाव निकलने दीजिए, उसके बाद जो है आपकी बात को सुना जाएगा, माना जाएगा। सत्र समाप्त होने के साथ और भी जो बहुत बड़े मुद्दे थे, जिन मुद्दों को लेकर के जो कमिटमेंट्स के रूप में कही गई थी, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दृष्टि से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसको निश्चित रूप से इस काम को हमने लोकसभा राज्यसभा में पारित करने के बाद अब इसको पूर्ण रूप से लागू करने की दिशा में काम करेंगे। महिलाओं के लिए आरक्षण 33%, ये भी आने वाले समय में बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा में ये बिल पारित हो चुका है। इस प्रकार के बहुत बड़े मुद्दों पर हमारी बात पूरी हो गई। और सबसे बड़ी बात, जो भारत 2014 से पहले दुनिया की इकोनॉमी के इसमें आकलन में 10वें स्थान पर रहता था, आज वो 5वें स्थान पर आ गया और 5 वर्षों के बाद तीसरे स्थान पर लाने की जो कमिटमेंट जो की है, उस कमिटमेंट को पूरा करेंगे। यानी कि मोदी जी की गारंटी पूरा होने की गारंटी, ये मैं कहना चाह रहा हूं। और वर्तमान में जो हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी की गारंटियों का जिक्र करने के लिए मैं समझता हूं कि बार बार आप सबके बीच में आवश्यकता नहीं है। हाँ, लोगों के बीच में उन गारंटी को हम जरूर याद कराते रहेंगे। और जो बोल रहे हैं कि हमने 5 गारंटियां पूरी की, सही मायने में गारंटी एक भी पूरी नहीं हुई, ये मैं कहना चाहता हूँ। और जो हिमाचल प्रदेश में बार बार आरोप लगा रहे हैं कि हमारी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की, हम अस्थिर नहीं कर रहे हैं। हम बिना अस्थिर किए सरकार ही हटा देंगे जब चुनाव का परिणाम आएगा। चारों लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अगर ये उपचुनाव 9 के 9 हुए, 9 के 9 उपचुनाव जीत करके एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप हिमाचल प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन निश्चित रूप से होगा। हम सरकार ऐसे वैसे नहीं गिराने की आवश्यकता महसूस करते हैं और ना ही हमने किया है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जब जनादेश आएगा तो निश्चित रूप से सरकार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की रहेगी नहीं। मित्रों, आज की और मैं इस बात के लिए
एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जो हमारा संकल्प पत्र 2024 के लिए जारी हुआ है, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण बड़े बड़े एजेंडे, जिसमें ऐसा नहीं किया है कि लोक लुभावन चीजें नहीं की है। उसमें एक बात को लेकर के यही कहा कि भाई किसान सम्मान निधि हम जारी रखेंगे, 80 करोड़ गरीब लोगों के लिए मुफ्त इलाज की योजना को हम जारी रखेंगे। जिसमें एक बात को लेकर के आगे बढ़ करके ये जिक्र किया है कि आयुष्मान भारत भी हम जारी रखेंगे। आयुष्मान भारत के साथ साथ में जो 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग लोग हैं, उनको आयुष्मान भारत के दायरे में सभी को लेकर के उनको स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधा देने की कोशिश करेंगे, ये कहा है उसमें। और इसके अलावा एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने जिसका जिक्र किया है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये आने वाले समय में 5 सालों में हमारा एक लक्ष्य होगा। उस दिशा में किस प्रकार से सबको हम सहमति की दृष्टि से इकट्ठा ला सकते हैं, क्योंकि लाखों करोड़ रुपए का खर्च हो रहा है और लाखों करोड़ रुपए का खर्च को कैसे हम बचाया जा सके और समय को भी कैसे बचा सके, उस दृष्टि से एक प्रयत्न करने की बात उन्होंने कही कि इस तरह से हम प्रयत्न करेंगे। और हमें इस बात को लेकर के ये भी प्रसन्नता है कि इन 10 वर्षों में 25 करोड़ गरीब लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने की में जो हमने सफलता की है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। और इसके साथ साथ में भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रधानमंत्री जी ने बड़ा साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हमारा प्रयत्न उस दिशा में इस प्रकार से रहेगा कि 10 सालों में पूरे देश में एक बात को देखा होगा कि 10 वर्षों का कार्यकाल बीत जाने के बावजूद भी एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नरेंद्र मोदी जी की सरकार के ऊपर नहीं है। अन्यथा आरोप तो सरकारें जो पहले रही हैं, 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला, 30,000 करोड़ रुपए का घोटाला, हर तरह का घोटाला, यहाँ भी घोटाला वहाँ भी घोटाला, यानी कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बहुत कारगर कदम उसमें उठाए हैं। इस बात के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक कमिटमेंट के साथ जो बात कही है, उस बात को पूरा आने वाले समय में भी लागू करेंगे, ये भी बात कही है। इसके बाद मित्रों, मैं बहुत सारी चीज़ों का जिक्र करूं, मैं उस सारी चीज़ में आवश्यकता महसूस नहीं करता हूं। एक दशक नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण हुआ है। बहुत बड़ी उपलब्धियां, राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण के बाद प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न। आज लाखों लोग भगवान रामचंद्र जी के वहाँ जन्म स्थान पर उस भव्य मूर्ति का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। देश के नहीं, विदेश के भी लोग जा रहे हैं। यह हमारे लिए बहुत बड़ा प्रसन्नता का विषय है। धारा 3 मैं समझता हूँ कि बहुत व्यक्तिगत बातों पर आ रहे हैं, थोड़ा उनको परहेज करना चाहिए। वो बहुत जल्दबाजी में हैं और बहुत ज़्यादा जोश में अपनी बातें कहे जा रहे हैं और थोड़ा उनको संयम करना चाहिए। मैं एक ही प्रश्न अगर उनसे पूछूं, उन सब लोगों से, कांग्रेस के नेताओं को, एक कांग्रेस की नेत्री ने जब कंगना रणावत जी को पार्टी ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने उनको कैंडिडेट घोषित किया, सोशल मीडिया में एक टिप्पणी की थी और उस टिप्पणी पर जब बवाल खड़ा हुआ, मंडी को जिस तरह से प्रस्तुत करने की कोशिश की देश और दुनिया के सामने, जिस पर मंडी के लोगों ने भी आपत्ति जाहिर की, मंडी को अपमानित किया। मंडी मांडव ऋषि की धरती है, इसलिए मंडी इसका नाम पड़ा है। और जिस प्रकार से उनने भाव व्यक्त किए उसको बदनाम करने के लिए, उस महिला नेत्री जो कांग्रेस की है, सुप्रिया जी, श्रीनेत, हाँ, सुप्रिया श्रीनेत जो है, वो उनको बहुत ज़्यादा बोलने की आदत है। तो
उसके बाद उनने अपने सोशल मीडिया हैंडल से उसको डिलीट कर दिया और कहा कि मेरे सोशल मीडिया हैंडल के जो है एक्सेस बहुत सारे लोगों के पास है। अगर बहुत सारे लोगों के पास है तो उनको इस बात को देखना चाहिए था किसने वो इस्तेमाल किया है, उसके खिलाफ मामला दर्ज किया। और इस सिलसिले में अगर मैं इनको पूछूं, हिमाचल प्रदेश के नेताओं को, उन्होंने तो कही बात, तो हिमाचल प्रदेश के नेताओं ने इनका क्या कहना है? क्या मंडी के बारे में आपका भाव वही है? क्या मंडी के बारे में जिस प्रकार से जो टिप्पणी की है, जो आपकी जो कांग्रेस पार्टी की नेत्री ने की, उसी भाव के साथ आप सोचते हैं क्या? और महिला के बारे में आप उस प्रकार से बात करते हैं क्या? तो इस सारी चीज़ का मुझे लगता है कि उनको जवाब देना चाहिए, उनका जवाब आता नहीं है। एक तरफ से विक्रमादित्य जी, कंगना जी को मेरी बड़ी बहन है, अगर बड़ी बहन है तो बड़े बहन के उस रिश्ते का सम्मान उनको करना चाहिए, बार बार व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने कल एक आरोप लगाया, जो स्कूल और संस्थान आपने खोले थे वो अपने फायदे के लिए खोले गए और वोट की राजनीति उसमें की गई कि वोट बैंक को बढ़ाया जाए, उसको लेके खोले गए। 8-8 महीने से चले हुए संस्थान, 6-6 महीने से चले हुए संस्थान, जहाँ स्टाफिंग हो गई, बच्चों की एडमिशन्स हो गई, हॉस्पिटल खुले, डॉक्टर की पोस्टिंग हो गई, इलाज चल रहा था, वो संस्थान बंद किए, वो संस्थान बंद किए। और निश्चित रूप से उसकी कीमत अब इस लोकसभा के चुनाव में भुगतनी पड़ेगी। जहाँ जहाँ भी जाएंगे, जहाँ संस्थान बंद किए हैं, वो कांग्रेस से पूछेंगे इस बात को कि जो खुले हुए संस्थान थे, हमारे कॉलेज खुले हुए थे, और कॉलेज खुलने के साथ साथ में पटवार सर्कल खुले थे, कानगो सर्कल खुले थे, तहसील खुली थी, बीडीओ के ऑफिस खुले थे, स्कूल खुले थे, हॉस्पिटल खुले थे, और उसके बाद कांग्रेस ने बंद किए हैं। तो उसके बंद करने की वजह क्या है? इसके बाद कोई जवाब नहीं है, और इस चुनाव में उनको भुगतना पड़ेगा, निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। किसी के बारे में ज्यादा कहना नहीं चाहता हूं। कुछ बातों का जिक्र उन्होंने, हमारे मित्रों ने पिछले कल किया है। एक तो यह कहा है कि जो महिला सम्मान निधि है वो हम गारंटी के रूप में उसको पूरा कर चुके हैं। मित्रों, ये बड़ी हैरानी की बात है। कहां मिली, किसको मिली, कब मिली? 1500 रुपए देने की जो बात उन्होंने विधानसभा के चुनाव से पहले कही थी, फॉर्म भरे गए थे, 15 महीने बीत गए, लेकिन उसके बावजूद किसी को मिले नहीं। और अब फिर से फॉर्म भर करके लोकसभा के चुनाव में फिर भी हमारी मातृशक्ति को, हमारी माताओं बहनों को फिर से उनको ठगने की, उनको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। और ऊपर से इस बात का आरोप हमारे सिर पर लगाने की कोशिश हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के जयराम ठाकुर वो जाकर के चुनाव आयोग में शिकायत करने के लिए गए। स्वाभाविक रूप से हमारा यह कहना है, अगर महिला सम्मान निधि अगर आपको देनी थी तो हिमाचल प्रदेश में हाल ही में बजट 70 था, बजट में उसका प्रावधान होता तो समझ में आता। बजट प्रावधान में एक पैसे का जिक्र नहीं है, इस योजना का ही जिक्र नहीं है, और बजट रखा नहीं गया है। बजट पारित होने के 5 दिन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री कहते हैं क्योंकि लोकसभा का चुनाव आ गया, लोकसभा के चुनाव में हम कैसे जाएंगे लोगों के बीच में, इस बात का डर मन में था। इस कारण से उन्होंने तय किया कि ये करना पड़ेगा। दबाव आया और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के 4-5 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक घोषणा करके धन्यवाद किया आप सबका। जब आप लोग पूछने भी लगे तो उनकी ओर से एक ही शब्द होता है, धन्यवाद। धन्यवाद करके चले गए। जब बजट प्रावधान नहीं है
और हमने चुनाव आयोग में इस बात के लिए कहा कि इंदिरा गांधी जी के फोटो के साथ और उसके साथ साथ में मुख्यमंत्री के फोटो के साथ चुनाव आचार संहिता लागू होने के बावजूद वो फार्म भरे जा रहे हैं। क्या गलत किया उसमें? अगर आपको ईमानदारी से अगर महिला सम्मान निधि देनी तो 15 महीने में किसने आपके हाथ बांध के रखे? क्या इस प्रश्न का उत्तर है आपके पास? ये बार बार जिस प्रकार से झूठ बोल करके गुमराह करने की कोशिश की जा रही है और हमारी माताओं बहनों को जलील करने के एक तरह के मैं कह सकता हूं ये प्रयास है जो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें सफलता नहीं होगी, मैं बड़ा साफ कह रहा हूं। और इसके बाद और कहा कि अगर 2 महीने का अभी चुनाव के दौरान का अगर नहीं मिला तो हम 3,000 रुपए जो है वो जून के महीने में देंगे, यही कहा शायद। क्या ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? इसलिए मुख्यमंत्री कितने विचलित हैं, उन्हें मालूम नहीं पड़ रहा है कि चुनाव आचार संहिता लागू है और इस वक्त हमको कोई घोषणा नहीं करनी है। और इसको भी हम निश्चित रूप से हम विचार करेंगे, इसके बारे में क्या पार्टी का मत बनता है आगे इस बात को लेकर के बताएंगे। और दूसरी बात, हमारे सत्र समाप्त होने के साथ और भी जो बहुत बड़े मुद्दे थे, जिन मुद्दों को लेकर के जो कमिटमेंट्स के रूप में कही गई थी, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दृष्टि से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसको निश्चित रूप से इस काम को हमने लोकसभा राज्यसभा में पारित करने के बाद अब इसको पूर्ण रूप से लागू करने की दिशा में काम करेंगे। महिलाओं के लिए आरक्षण 33%, ये भी आने वाले समय में बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा में ये बिल पारित हो चुका है। इस प्रकार के बहुत बड़े मुद्दों पर हमारी बात पूरी हो गई। और सबसे बड़ी बात, जो भारत 2014 से पहले दुनिया की इकोनॉमी के इसमें आकलन में 10वें स्थान पर रहता था, आज वो 5वें स्थान पर आ गया। और 5 वर्षों के बाद तीसरे स्थान पर लाने की जो कमिटमेंट जो की है, उस कमिटमेंट को पूरा करेंगे। यानी कि मोदी जी की गारंटी पूरा होने की गारंटी, ये मैं कहना चाह रहा हूं। और वर्तमान में जो हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी की गारंटियों का जिक्र करने के लिए मैं समझता हूं कि बार बार आप सबके बीच में आवश्यकता नहीं है। हाँ, लोगों के बीच में उन गारंटी को हम जरूर याद कराते रहेंगे। और जो बोल रहे हैं कि हमने 5 गारंटियां पूरी की, सही मायने में गारंटी एक भी पूरी नहीं हुई, ये मैं कहना चाहता हूं। और जो हिमाचल प्रदेश में बार बार आरोप लगा रहे हैं कि हमारी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की, हम अस्थिर नहीं कर रहे हैं। हम बिना अस्थिर किए सरकार ही हटा देंगे जब चुनाव का परिणाम आएगा। चारों लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अगर ये उपचुनाव 9 के 9 हुए, 9 के 9 उपचुनाव जीत करके एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप हिमाचल प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन निश्चित रूप से होगा। हम सरकार ऐसे वैसे नहीं गिराने की आवश्यकता महसूस करते हैं और ना ही हमने किया है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जब जनादेश आएगा तो निश्चित रूप से सरकार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की रहेगी नहीं। मित्रों, आज